हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार सभी को। तो आज अपने एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं कि आज ही शुरू करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि सामान्य 3 से 4 तरह के प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को अगर करना आता है तो इसमें अतिरिक्त कुछ ऐसा रहता नहीं कि जिसे आपके लिए कोई पूछा जा सकता है या आप उसे कर नहीं सकते। थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा, फिर रिटर्न में काम करेंगे। सामान्य आपसे जन्म दर, मृत्यु दर, विशिष्ट मृत्यु दर, शिशु जन्म दर पूछ सकता है या शिशु मृत्यु दर पूछ सकता है आपसे, मानक मृत्यु दर या सूचकांक। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आप इन शब्दों का कम यूज करते हैं, पर है बड़ा आसान। कोई ऐसा खतरनाक काम नहीं है। बहुत सार रूप में और संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में अगर मैं कहूं तो केवल इतना सा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों पे नए जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जन्म दर बोल देते हैं। विशिष्ट मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि एक विशेष आयु वर्ग ले सकते हैं। बी मतलब आपको ये कह दे कि 20 से 25 साल के व्यक्तियों का मृत्यु दर क्या है, 25 से 30 साल के आयु वर्ग के व्यक्तियों का मृत्यु दर क्या है, उसको हम बोल देते हैं विशिष्ट मृत्यु दर, जिसको हम डी एक्स से प्रेजेंट करेंगे। और इसके आगे मानक मृत्यु दर में भी जरूरत पड़ेगी। मानक मृत्यु दर एक परसेंटेज कैलकुलेट करवाता है अपने को, जो कि एक टेबल के माध्यम से आपसे पूछा जाता है। और फिर आता है सूचकांक। सूचकांक केवल ये कहता है कि कितनी ग्रोथ हुई पिछले साल के बजाय इस साल में, आपके मूल्य में और आपके उपभोग या उत्पादन क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ, उसको हम कहते हैं सूचकांक। तो बस ये 3 से 4 बातें हैं। प्रत्येक को मैं एक फॉर्मूले के माध्यम से बता देता हूँ और फिर अपने एक एक एग्जाम्पल करेंगे। ज्यादा बड़े एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिंगल पर्सन अगर आपके किसी एग्जाम में रहता तो आता है, अदरवाइज इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता इसमें। इसलिए आज के प्रश्नों के माध्यम से सीख लेंगे। थोड़ा सा रिटर्न वर्क है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जन्म दर, आगे लिखा रहता है अशोधित। अगर आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अशोधित मृत्यु दर या जन्म दर, तो क्या लेते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले नए विद्यार्थियों को ही तो अपने क्या कहते हैं, जन्म दर बोल देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज में सिखा कि जिसका परसेंटेज पूछा जाता है उसको ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाता है नीचे। तो अपने क्या कहेंगे यहाँ पर, तो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या प्लस आधार वर्ष की कुल जनसंख्या इंटू, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, तो नहीं प्रति 1000 की बात करें, क्योंकि आप जो जन्म दर मृत्यु दर बताते हैं वो 100 पे नहीं 1000 पे बताया जाता है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हम क्वेश्चन कहते हैं कि 5% हमारी खपत हुई, 7% खपत हुई, उस केस में हमने क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका 5% है तो प्रतिशत में तो आपने ऐसा सिंबल लगाया। प्रति 1000 आ जाए तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नीचे जो यहाँ होती है वो डॉट 2 हो जाती है। 2 डॉट आने का मतलब आप प्रति 1000 व्यक्ति पे आंकड़ा बता रहे होते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला, जन्म दर। इसी प्रकार से अगर आपसे अशोधित मृत्यु दर, तो आप क्या कहेंगे, मृतक संख्या बटे में आधार संख्या। छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि आपको
एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। और इंटू 1000। फिर आ जाते हैं शिशु में मात्रा कौन सी आएगी भाई? शिशु छोटी आएगी ना। शिशु मृत्यु दर। क्या मतलब है शिशु मृत्यु दर? मतलब 1 साल से कम मृतक बच्चों की संख्या और नीचे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। इंटू 1000। जन्म टोटल कितना हो रहा है? सभी आयु वर्ग के साथ में लेते हैं। मृत्यु दर मरने वालों की संख्या लेकिन पूरी जनसंख्या पे। शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि केवल शिशु यानी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिशु के शब्दावली में ही काउंट करते हैं आप, उससे उम्र के बड़े बच्चे को नहीं लेंगे अपने पास में। और टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया उसके अकॉर्डिंग अपने पास में। अब इसमें थोड़ा सा एक बदलाव कर देते हैं। यहाँ इस वर्ड को लिख देता है विशिष्ट मृत्यु दर। विशिष्ट मृत्यु दर जिसको हम dx से प्रेजेंट करेंगे। क्या रहता है विशिष्ट मृत्यु दर? मतलब ये कहता है विशेष आयु वर्ग मृतक संख्या और विशेष आयु वर्ग की जनसंख्या इंटू 1000। जहां मैंने संख्या लिखा है वहां जनसंख्या भी लिख सकते हो, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब उसके बाद में आता है कि मानक मृत्यु दर क्या है? मानक मृत्यु दर इसे फॉर्मूले के रूप में आप याद करेंगे, सिग्मा एस एक्स डी एक्स बटे में सिग्मा एस एक्स। ये है जी आपके जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5, जिनमें चारों प्रश्नों में एक शब्द में मैं बात खत्म करने जा रहा हूं। क्या लिखा, कैसे लिखा, ये आपको लिखने की आवश्यकता इतना बड़ा है ही नहीं। आपको केवल एक बात समझना है कि भाई जिसका परसेंटेज पूछा गया प्रति 1000 के रूप में उनकी वैल्यू ऊपर लिख देंगे और जिनसे कंपेयर करना है उसे नीचे लिख देंगे। किसी विशेष वर्ष के अंदर 5000 बच्चों का जन्म होता है, जिनमें से 200 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 200 बटे 5000 इंटू 1000, आपका रिजल्ट सामने प्राप्त हुआ। लेकिन जब आपको ये कह दिया गया कि 5000 बच्चों का जन्म तो हुआ, लेकिन उस विशेष वर्ष में सभी आयु वर्ग के जो मृतक संख्या है वो 750 है, तो उस केस में आपने को क्या मृत्यु दर प्राप्त हो रही है? किसी विशेष एक आयु वर्ग को नहीं ले रहे हैं, आप टोटल बता रहे हैं। तो जब टोटल वैल्यू जो मतलब किसी भी एक ग्रुप में शामिल ना करें उसको हम अशोधित वर्ग के नाम से लिख देते हैं। तो 750 पर 5000 नीचे और 1000 आगे। तो ये केवल इस प्रकार से पहले दूसरे तीसरे और चौथे, तीसरे तक तो केवल जिनका परसेंटेज पूछ रहे प्रति 1000 पे उन्हें ऊपर और नीचे उनकी कुल संख्या। फिर विशिष्ट का मतलब है वो एक वर्ग पकड़ेगा, आपको एक टेबल एक बंटन दे देता है और वो कह देता है कि पहले वाले का मृत्यु दर बताओ, दूसरे वाले का बताओ, तीसरे वाले का, तो वो विशिष्ट बोलना जाता है, जिसको हम डीएक्स के मानक मृत्यु दर के लिए टेबल बना होता है जिसमें एस एक्स कॉलम आपको दिया जाता है, डीएक्स कॉलम आपको प्राप्त करना होता है, मल्टीप्लाई करके जोड़ करोगे तो आपको मानक मृत्यु दर प्राप्त हो जाता है। इस क्रम के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं इन्हें फॉर्मूलों के रूप में नहीं, इनको अपनी समझ के रूप में
केवल इतनी सी बात जो परसेंटेज में मैंने सिखाई थी, जिसका प्रतिशत पूछे ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे, हम ये बात करेंगे। लास्ट एक पॉइंट बचेगा सूचकांक, बात आपका खत्म हो जाता है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी। अब देखिए कैसे। सबसे पहली चीज तो मुझे बताओ कि ऐसा कोई विशेष मैंने लिखा जो आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि आपको जन्म दर, मृत्यु दर, अशोधित का मतलब होता है ऑल ओवर, कुल जनसंख्या को लेके बात की जा रही है। कुल अपने आधार जनसंख्या भी, और कुल मरने वाले या जन्म लेने वालों की भी संख्या। शिशु का मतलब है 1 वर्ष से कम के आंकड़े को कैलकुलेट कर रहे हो। विशिष्ट का मतलब है कि किसी विशेष ग्रुप को आप कैच कर रहे हो, केवल एक ग्रुप पकड़ रहे हो, वो किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है। ये हम पहले 4% करने जा रहे हैं, और जैसे चौथा पर्सन करना आ जाएगा, आपको पांचवा पर्सन और भी आसान, जैसे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आपने समांतर माध्यम में किया, सेम वही पर्सन आपके सामने। अब इन पे बने एक एक पर्सन मैं लूंगा। अतिरिक्त जो पर्सन है, देखो ये चैप्टर आपको गाइडों में कहीं उपलब्ध ज्यादा होगा नहीं, इसलिए मैं आपको बुक के माध्यम से एक पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें पूरा थियोरेटिकल पोर्शन भी साथ में होगा। उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको चेक कीजिएगा, है ना। यहाँ पर इस चैप्टर से बड़ी परसेंट प्रैक्टिस संख्या आपको नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप। देखिए, आराम से क्वेश्चन पढ़ो और जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि गिनती के 5-6 पर्सन है आज के दिन में अपने पास में। आंकड़ों में अशोधित मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? मृत्यु दर ज्ञात। अब मैं 2% यहां से लिख रहा हूं, देखो। पहला तो उसने लिख ही रखा है कि मृत्यु दर प्राप्त करो। तो मृत्यु दर मतलब सीधी सी बात है, मरने वालों की संख्या कितनी है और कुल जनसंख्या कितनी है इंटू 1000, बात होगी खत्म। अलग अलग आयु वर्ष में दे रखा है, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 80 और 80 से अधिक। जनसंख्या ये 0 से 10 की ये जनसंख्या, जिसमें मृतकों की संख्या 250, 2000 में 120, 8000 में 150, 7000 में 80 और 3000 में 250। ये जनसंख्या थी। इतने मरने वालों की संख्या, क्या ये बताया गया कि अपने पास में कि अलग अलग ग्रुप के रूप में? तो आप कहेंगे बिल्कुल, देखो इस ग्रुप के अंदर 80 मृतक संख्या, इस ग्रुप में 150 है, इस ग्रुप में 120। अब आपसे क्या पूछा है? अशोधित। ये अशोधित वर्ड लगा दे, इसका मतलब ऑल ओवर कुल संख्या में से आपसे बात की जा रही है, और आपसे अशोधित मृत्यु दर पूछी जा रही है। तो क्योंकि हमने कहा कि ऐसे प्रश्न को करने से समय मृतक जनसंख्या ऊपर और कुल आधार जनसंख्या नीचे लिखना है। तो यहाँ पर मृतक संख्या कितनी बता रखी है आपको? आपने कहा टोटल 8। अच्छी बात है कि उसने जोड़ करके दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो हम जोड़। ये बस इतनी सी बात ध्यान रखना, जब अशोधित वर्ड आ जाता है तो आपको नीचे टेबल के टोटल वैल्यू प्राप्त करना जरूरी है। अगर वो दे देता है तो रफ काम खत्म हो गया, नहीं देता तो हमें जोड़ करना है। इस पर्सन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता तो ये जोड़ कभी नहीं देता, तो जोड़ आपको प्राप्त करना होता है। तो मृतकों की कुल संख्या कितनी है? 850 है। कुल जनसंख्या कितनी है अपने पास में? तो आप कहोगे कि 25,000 है, और इंटू कितना करना है? 1000। ये गलती नहीं करना, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 पे बताया जाता है। बस इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसे काटने का काम करते हैं अपने। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, और क्या काटे? 5 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 17, और 5 से काट दिया तो 34। बताओ 34% प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है, 34। लेकिन अब मैं एक और आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो 5 मिनट की बात की उससे समझ पाए क्या? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, यहाँ पर है क्या है? आयु वर्ग 30 से 50 की विशिष्ट मृत्यु दर बताएं। आपने क्या कहा? अशोधित वर्ग का मतलब ऑल ओवर कुल जनसंख्या, पर आपने एक ग्रुप पकड़ लिया, विशिष्ट मृत्यु दर। जैसे ही आप ग्रुप पकड़ते हैं, है तो वो भी मृत्यु दर, करना उसमें भी ऐसा ही है, पर आंकड़े सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब क्योंकि आपने एक हमें ग्रुप में बांध दिया, तो ये हमारा ग्रुप है, बस इस ग्रुप के साथ हम काम करेंगे। क्या पूछा है? मृत्यु दर। तो मरने वालों की संख्या उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल है। कितनी है अपने पास में? 150। तो ये लिखा 150। क्या हम
25,000 लेके चलेंगे, नहीं, उसके आधार जनसंख्या कितनी है, उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, 8,000। ये लो जी 8,000 और इनटू क्या करना है, 1000 करना है। बस जब आप किसी एक विशेष वर्ग को पकड़ लेते हो तो आपका मृत्यु दर से पहले शब्द क्या आ जाता है, विशिष्ट, यानी विशेष एक किसी ग्रुप की बात की जाए। और अगर अशोधित वर्ड लगाओ नहीं लगाओ सीधा मृत्यु दर बोलते हो तो मतलब ऑल ओवर आपके आंकड़े की बात की जा रही है। 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 8 से काटते हैं तो ये हो गया 8 एकम 8, 7 हो गया, 9 8 72, तो लगभग ये 1.88, सॉरी लगभग 18, 8 9 72 अपने पास में, तो 17 पॉइंट समथिंग जाएगा, सॉरी है ना, 17.8 या 9, बस इतना सा करना है, काम खत्म। नौ 8 72 तो 18.8, ठीक है, 18.8 या 9 के आसपास में। हाँ 7 5 या नहीं तो 7 5 तो शायद बलवीर थोड़ा सा इशू आएगा, 18 पॉइंट समथिंग रहेगा, क्योंकि 9 8 72 होता है और 70 है तो थोड़ा सा ही तो कम है, तो थोड़ा सा कम या तो 18.9 या 18.8 लगभग अपने पास में। तो ये हुआ किसी एक ग्रुप को निकालना, विशिष्ट हो गया। ऑल ओवर निकालना आपका अशोधित होता, जन्म लेने वालों की पूछेगा तो जन्म दर, मरने वालों की पूछेगा तो मृत्यु दर। बात सिर्फ इतनी सी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात, क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं। इसमें दो बातें बताओगे मुझे, एक तो आपको कह जी कॉलम जो खाली है रिक्तस्थान है उसको भरना है, और दूसरा हमें मृत्यु दर भी बताना है। पर मैं 3 प्रश्न पूछूंगा यहां से। पहला तो रिक्तस्थान बताना है, दूसरा अशोधित मृत्यु दर बताना है, और तीसरा 20 से 40 विशिष्ट मृत्यु दर बताना है। लो जी, हम 3 प्रश्न करेंगे। आइए पहले के तो आप अच्छे से जानते हैं, इन सबका जोड़ करते हैं। टोटल है अपने पास में 1,25,000। क्या इसमें से इनका जोड़ घटा दे, इनका जोड़ मतलब 25 के लिख रहा हूं, 25,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, 1,00,000 या 125 के में से ये घटाना है। तो कितना हो गया भाई, 25 और 25 50, 50 और 50 100, तो 100 के घटा दिया तो क्या यहाँ से 25 के प्राप्त हो रहा है क्या? क्या पहला पॉइंट हमें 25,000 प्राप्त हो रहा है? ठीक है, हाँ बिल्कुल 25,000। तो यहाँ पर तो हम 25,000 लिख देते हैं। ये देखो 25,000, रेगिस्तान पहले तो पूरा हो गया। इनका भी जोड़ कर लेते हैं, तो टोटल है अपने पास में 1000, 1000 में से घटाना है कितना, जोड़ लेते 300, 150 हो गया 450, 450 और 100 550, 550 और 3 850, 850 तो 150 आ रहा है, मेरा 150 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी 150 ठीक। तो 1000 में से 850 घटा दिया तो रिजल्ट आ गया 150, ये हो गया 150। लो जी, 2 कॉलम आपके पूरे हो गए। अब यहाँ कर लेते, पहला रेगिस्तान वाला काम तो खत्म हो गया कि जी पहले का आंसर एक तरफ तो 25,000 आएगा और दूसरी तरफ 150 आएगा। चलो ये हुआ। अब आपसे अशोधित मृत्यु दर मतलब ऑल ओवर की बात कर रहे हैं, है ना, ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। तो ऑल ओवर देखो मरने वालों की संख्या कितनी है, कि जी 1000 है, 1000 है वो मृतक संख्या। टोटल कुल संख्या कितनी है, 1,25,000, 1,25,000। और क्योंकि आप मृत्यु दर बता रहे हैं तो गुणा किससे करना है, 1000 से। आपको पेपर में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करेगा
कि आपको रिजल्ट 100 के साथ आने वाला और 1000 के साथ आने वाला। और आप जानते हैं कि अगर मैं इस संख्या को 100 से गुणा करता, आंकड़े दिखने में वही थे लेकिन पॉइंट या जीरो का फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे 1000 के साथ करेंगे तो अलग आएगा। और ऐसे पर्सन को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि 100 से गुणा करने वाले का बाद का भी रिजल्ट और 1000 से। दूसरा क्या होगा, जैसे आपका मैं आंसर देख पा रहा हूं, आप 8% बोले। अब देखा आप प्रतिशत, क्योंकि आपने 8% लगाया। अब अगर आपका एक ऑप्शन ये भी है और एक ऑप्शन आपका ये भी है, और जल्दबाजी में अगर 8 को टिक कर दिया तो गया कि नहीं गया पर्सन अपने पास में, क्योंकि इस सिंबल का मतलब प्रति 100 पे और इस सिंबल का मतलब प्रति 1000 पर आंकड़ा। तो बस ये छोटी सी बात, दो बातें तो विशेष ध्यान रखना, गुणा 1000 से करोगे और रिजल्ट प्रति 1000 आएगा, ना कि प्रति शत आता है अपने पास में। तो अब इसे हल कर देते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट ही गई, सीधी सी बात है जी। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 125 से ऐसा सीधा सीधा 8 पे तो कट रहा है, सॉरी, है ना। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 8। प्रतिशत नहीं बोलेंगे, प्रति 1000। शत का मतलब तो 100 हो जाता है ना, प्रति 1000। ये हमारा दूसरा प्रश्न। अच्छा आइए तीसरा क्या कहा था आपने। तीसरा प्रश्न आप कह रहे हैं कि विशिष्ट मृत्यु दर चाहिए, मतलब विशेष एक ग्रुप को लेंगे आप, कौन से साल को लिए, 20 से 40। ये लो जी 20 से 40, इसको डब्बे में करता हूं बंद। मरने वालों की संख्या पूछ रहा है इसलिए मृत्यु दर, तो मृत्यु दर मृतक कितनी संख्या है, तो और उसके आधार संख्या कितनी है, 25,000, और इंटू कितना है, 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, रिजल्ट कितना आ गया, 4 प्रति 1000। प्रतिशत नहीं बोलेंगे, प्रति 1000 बोलेंगे। बताओ ऐसा कौन सा खतरनाक काम हो गया जो समझ में नहीं आया अभी तक। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, जन्म दर पूछे, भले मृत्यु दर पूछे या विशिष्ट पूछे, हमें आता है करना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे आप, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, आयु विशिष्ट मृत्यु दर ज्ञात करें। अब आप बोलोगे किसका पूछ रहे हैं, मैंने पर्सन को एक बार छोटा सिखाने के लिए आपको एक ग्रुप दिया, लेकिन जब आपसे सीधा सीधा विशिष्ट मृत्यु दर पूछ रहा है, इसका मतलब सभी की अलग अलग मृत्यु दर प्राप्त करेंगे, प्रत्येक ग्रुप की। 5 से कम वाले की कितनी मृत्यु दर है, 5 से 20 वाले की कितनी मृत्यु दर है, 20 से 60 वाले की कितनी मृत्यु दर है, और 60 से अधिक वालों की कितनी मृत्यु दर है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, विशिष्ट मृत्यु दर प्राप्त करना है। जिसको मैंने बताया था कि किससे प्रेजेंट करते हैं, डीएक्स से। अभी ध्यान रखना ताकि गड़बड़ ना हो, आ गया इसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, है ना। तो हम अलग अलग ग्रुप में आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो का देख लेता हूँ क्वालिटी कैसा है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले 5 से कम वाले के, 5 वर्ष से कम वाले की मृत्यु दर क्या है, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, डीएक्स। तो मरने वालों की संख्या है 150, और इसकी कुल संख्या कितनी है, 6000 है। तो मैं यहाँ 6000 लिख रहा हूँ, इंटू कितना है, 1000 है। ठीक। दूसरे का 5 से 20 साल के आयु की जनसंख्या कुल कितनी है, 10,000, और मृतक संख्या कितनी है, 20। 20 बटे में 10,000 इंटू 1000। 20 से 60 वालों की कुल जनसंख्या कितनी है, 12,000। तो कुल जनसंख्या अपने पास में, यहाँ पर मृतक संख्या कितनी है, 60, कुल कितनी है, 12,000, और इंटू कितना है, 1000। और आते हैं अगले पॉइंट पे, 60 से अधिक वालों की कितनी है, कि जी 260 बटे में कितना है, 12,000, इंटू कितना है, 1000। मैं देख पा रहा हूँ 2 2 5 65, 2 2 5 65। बाकी देखो सभी बताएं कि सही है या गलत है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, पहले में 2 कैसे आया आपका, अच्छा 25 था, सॉरी, 2 मैं पढ़ रहा हूँ।
पहले में 25, बिल्कुल पहले में 25 छिका 150, पहले में तो आ गया 25 प्रति हजार। ये प्रतिशत लिखने की आदत मत बनाओ, गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, सिंबल मत लगाओ, इससे अच्छा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रति हजार वाला सिंबल है नहीं, और हम आदत बना लेंगे प्रतिशत ही लगाने की। 3 जीरो से 3 जीरो रहे तो ये आ गया अब 2 प्रति हजार। 3 जीरो से 3 जीरो तो ये आ गया 5 प्रति हजार। 3 जीरो से 3 जीरो कटने पे 12 दुआ 24, पॉइंटों में जा रहा है क्या तीसरा? 3 जीरो से 3 जीरो, 12 दुआ 24, 2 जीरो, 12 एकम 11, 21 पॉइंट समथिंग जा रहा है क्या? 200, अच्छा वैल्यू गलत लिखा है। 4000 आएगा ना? 4000 इंटू, तो 3 जीरो कटने के बाद में 6 चौके 24, 2 और कितना रहे 5 प्रति हजार। हाँ 4000 लिखना था, ठीक है, ध्यान दे दिया मैंने। चलो एक और प्रश्न करो। ये तो पूछा ही पूछा, विशिष्ट मृत्यु दर। क्या आप बता पाएंगे इस प्रश्न में कि शोधित मृत्यु दर कितना है? जल्दी से बताइए। इस प्रश्न में अगर अशोधित मृत्यु दर पूछ ले तो आता है आपको करना, बस जल्दी से रिजल्ट बताओ। टोटल संख्या आपको चाहिए, जोड़ कर लेते हैं अपने। 0 0 0 आ गया, 6 6 12, 12 5 17, 17 2 19, 1 आ गया, 2 और 1 3 और 1 4, 320, 340, 490, ठीक है। यहाँ पे 12 10 22, 22 10 32,000 सही लिखा है, तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए अपने पास में। 22 10 32, ठीक है। अब क्योंकि अशोधित मृत्यु दर पूछा है, तो हमें क्या करना है कि ऑल ओवर कुल मरने वालों की संख्या लिखो, कितनी है? कुल मरने वालों की संख्या है 490, और टोटल आधार संख्या कितनी है आपकी? 32,000। इंटू क्या करेंगे आप? 1000। इंटू क्या करेंगे आप? 1000। 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। अगर 2 का पढ़ा लेके चलें तो 2 के पढ़े से अगर अपने देखते हैं तो ऊपर आ जाता है 2 4 5, और नीचे आ जाता है अपने पास में 16। 16 का पढ़ा ठीक ठाक है, क्योंकि 12:30 तक तो सबको आते ही आते हैं। 16 का पढ़ा और पढ़ लेते हैं। 15.31 देखता हूँ मैं। 16 एकम 16 अपने पास में, तो 16 पांजे 80, ये भी ठीक है। तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना बता रहे हो आप? 15.31, 15.31 प्रति हजार। लो जी, अब और तो बात की बात है, पहले मुझे बताओ विशिष्ट मृत्यु दर जिसको DX बोलते हो, और अशोधित मृत्यु दर प्रति हजार पे, ये दो बातें बड़े अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके, ये बताएं, क्योंकि 4 ही पॉइंट आपको सीखने के लिए। अब मानक मृत्यु दर और फिर उसके बाद में सूचकांक। ठीक है। विशिष्ट का मतलब बस आप क्योंकि हिंदी पढ़ते रहते हैं, विशिष्ट का मतलब एक सामान्य ग्रुप को लेते हुए, और जब आपके सामने अशोधित वर्ड जैसा यूज कर लेता है तो इसका मतलब ऑल ओवर आपकी जनसंख्या के बारे में बात हो रहा है। चलिए इस पे एक और प्रश्न करके देखते हैं अपने। ये थोड़ा बड़ा रहेगा प्रश्न, ध्यान से करेंगे। अशोधित मृत्यु दर पता करो, विशिष्ट मृत्यु दर भी पता करो, और मानकीकृत मृत्यु दर भी प्राप्त करना है। तो ये तो मैंने बताया नहीं अभी तक, अपने बात करेंगे, है ना? कि मानक मृत्यु दर तो अभी हमने बताया नहीं, इस पे तो हम बात करेंगे, बाकी आप जानते हो। लेकिन विशिष्ट मृत्यु दर का मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा
डी कॉलम यही बनाएंगे आप। विशिष्ट मृत्यु दर, मैं ये लिख के हट रहा हूं, फिर कर लीजिएगा आप। डी एक्स, इस कॉलम को आप यही बनाएंगे। अब कीजिए आप। मैं भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूं क्योंकि खड़े रहने की आदत नहीं है। विशिष्ट मृत्यु दर बताते हैं तो मृतकों, आप इसे एक बार नहीं यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करना, इसको हटा दो दिमाग से, ये चाहिए अपने को। तो मृतकों की संख्या 3000 पे 15 से कम, तो 15 से कम बताने के लिए आप क्या लिखोगे, 60 बटे में कितना, 3000 इंटू कितना है, 1000। इसी प्रकार से 68 कितने पे है, 8500 पे इंटू 1000। फिर इसी प्रकार से 20 कितने पे है, 500 पे इंटू 1000। किसका मान प्राप्त हो रहा है, dx का मान प्राप्त हो रहा है, 20 8 40। बहुत बढ़िया, अच्छा करें आप। तो मैं आपकी वैल्यू लिख देता हूं और आपके साथ चलूंगा मैं। तो पहले का रिजल्ट तो आ गया 20 प्रति 1000। दूसरे का कितना बताया आपने, 8, 8 प्रति 1000। चेक कर लेना भाई कहीं गलती हो तो। तीसरा अपने पास में कितना, 40 प्रति 1000। ये तो प्राप्त हो गया, dx मृत्यु दर प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं अपनी को यहां तक, है ना। 20 8 40 ठीक है। अब एक और पूछ रहा था यहाँ पर, अशोधित मृत्यु दर, ये तो बता ही नहीं, तो हमें इनका जोड़ भी कर लेना चाहिए। ये हो गया 8, 6 6 12 और 2 14 148। यहाँ की बात करें तो ये गया 9 और 3 हो गया 12,000। अब अशोधित मृत्यु दर यहाँ ऊपर प्राप्त कर लेते हैं। अशोधित मृत्यु दर ये बताने के लिए, अच्छा, कुल मरणों की संख्या कितनी है, 148। टोटल संख्या कितनी होता है, 12,000 इंटू कितना है, 1000। 3 जीरो तो कैंसिल होगी, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 28, 12 2 24, 4 12 तिया 36, 12.3 प्रति 1000। अशोधित मृत्यु दर भी क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, आपने मानकीकृत मृत्यु दर, मानक मृत्यु दर, क्या आपने फॉर्मूला नहीं लिखा था, मैं लिख देता हूं दोबारा से। मानक मृत्यु दर के लिए आपको ये कॉलम तो प्राप्त करना पड़ेगा, जिसको हम dx बोलते हैं। तो आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा dx इंटू एस एक्स बटे में एस एक्स। अब s क्या है, ये देखो आपको दे रखा, मानकीकृत जनसंख्या वो खुद देगा, मतलब एक आंकड़ा और प्रस्तुत कर रहा है, वो जन्म और मृत्यु दोनों को लेके अपने पास में जनसंख्या को और मृतकों की संख्या को लेके एक एक और कॉलम बना के दे रहा है, जिसको एस एक्स बोलते हैं। ये कॉलम आपको दे रहा है और इस कॉलम को जब dx से कंपेयर करते हो तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, मानकीकृत मृत्यु दर प्राप्त हो जाता है। अब इसे हल कर देते हैं। तो अब सबसे पहले dx तो आपके पास में, sx यहां पर है, तो सबसे पहले आप इनका क्या करो, एक कॉलम तो प्राप्त करो। जैसे सिग्मा एफ एक्स होता है वैसे उस प्रकार का एक कॉलम बनाना, वो कॉलम निकालते हैं अपने। कॉलम कौन सा निकालते हैं अपने यहां से, एस एक्स इंटू डी एक्स, ये कॉलम प्राप्त करना है। तो ये कॉलम प्राप्त करना है तो 104 का गुणा 20 से करेंगे, नहीं करेंगे क्या, तो करो। 104 का गुणा 20 से करते हैं, मतलब इस वैल्यू का गुणा 20 के साथ करेंगे तो जीरो तो आएगा ही आएगा, 802 2080 है। इसी प्रकार से 206 का गुणा किससे करोगे, 8 से करोगे, 8 छिके 48, 8 दुआ 16। इसी प्रकार से 50 का गुणा 40 से करोगे, ये कितना हो गया, 2000 हो गया। अब सिग्मा का मतलब क्या है कि उस कॉलम का जोड़, बिल्कुल जोड़ चाहिए, तो हमें एक तो इसका जोड़ चाहिए,
सिग्मा एस डी, एस एक्स डी एक्स या सिग्मा एस डी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नीचे के जो सिंबल लगाए जाते हैं इनको रटना नहीं, पेपर में फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर सिग्मा एस डी और सिग्मा एस चाहिए। तो एस डी आपके पास में प्राप्त, एस डी का मतलब एस वाले कॉलम का डी से गुणा करना है, और डी होता है विशिष्ट मृत्यु दर। तो इन दोनों का गुणा करके आप जोड़ कर लेते हैं। ये हो गया 8 अपने पास में, 8 4 12 हो गया अपने पास में, 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ से 5728। तो आपके पास में कितनी प्राप्त हुई? 5728। रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, पर एक और जोड़ कर लेते हैं। इसका भी तो जोड़ चाहिए, सिग्मा एक्स का जोड़ नहीं चाहिए, सिग्मा एक्स भी तो चाहिए अपने पास में। 200 और 300, 310 और 360। बता देना कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने। आइए अब यहाँ निकाल देते हैं, रिजल्ट आपके पास में आ रहा है। तो 5728 बटे में 360। पहले 4 के पाड़े से काटो, फिर 2 के पाड़े से काट के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है अपने पास में। हाँ, 15.91। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिनेश। मुझे बताओ, कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हो क्या? पहले तो ये बताओ, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करने से बेटर है कि पर्सन ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आंसर सही जा रहे हैं आपके? हाँ, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, है ना। आजकल आपके चक्कर में उलझ उलझ के सारी मेरी कैलकुलेशन तो हालत खराब है। 15.9 प्रति हजार। 15.9, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो बस अब ये एक इतना सा पॉइंट, मानक मृत्यु दर आप प्राप्त कर पाएंगे क्या? मानक मृत्यु दर जब भी पूछेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद सिर्फ इतना है, सिग्मा एस डी बटे सिग्मा एस। एस क्या है, कहाँ है, कैसे, मत सोचो, क्योंकि वो कॉलम देगा आपको। क्योंकि यदि देगा ही नहीं तो करेंगे क्या? बी क्या है वो आपने देख लिया कि विशिष्ट मृत्यु दर होगा। यहाँ पर आके आकर जन्म दर, मृत्यु दर और मानकिक मृत्यु दर यानी मानक मृत्यु दर आपका खत्म हो जाता है। चैप्टर का आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। बताओ जी, 3.3% करने, मानक मृत्यु दर, विशिष्ट मृत्यु दर और अशोधित मृत्यु दर, तीनों क्लियर है? तो हम पहुंचते हैं आगे सूचकांक पे। बताएं जल्दी, इशारा दीजिए फिर अपने अंतिम पॉइंट पे। देखो इतना सा चैप्टर है, एक पर्सन आना है आपके सामने और वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आइए अब सूचकांक की बात करें। देखो सूचकांक क्या होता है। एक तो देखिए, आप अपने आप को थोड़ा सा देखिएगा कि आप लास्ट ईयर से बाइक चलाना शुरू कर रहे हो, यानी 2023 से बाइक चलाना शुरू करते हैं, और हम मानते हैं कि थोड़े टाइम बाद में या 2024 खत्म होने वाला है, ये हम मान लेते हैं। तो साल में आप ये देखते हैं कि यार अब की बार पिछले साल के बजाय हमारे खर्चे में कितना परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। मतलब पेंट बाइक बाइक चला रहे हैं, बाइक वही है, माइलेज वही दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यार एक तो हमने पिछले साल बाइक चलाई थी, एक अब की बार बाइक चलाई थी, तो हमारे खर्चे में कितना फर्क आ गया है, ये कैसे पता चलेगा? क्या खर्चा बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का रेट पता होना काफी है क्या? नहीं, क्योंकि रेट का मतलब है कि आप सिर्फ मूल्य को कंपेयर करे हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल आपने बाइक कम चलाई थी या बहुत बहुत ज्यादा चलाई थी, आपकी बार बाइक आपने कम चलाई थी, तो आपको दो बातों की आवश्यकता पड़ी। एक तो रेट क्या था, दूसरा हमने कितना पेट्रोल यूज किया था। दो बातें चाहिए थी 2022 वाले के लिए। फिर आप देखते हो कि यार इस साल कितना लीटर पेट्रोल फूंक दिया हमने, कितनी गाड़ियां मारी है। फिर उसके साथ साथ अब के वाला पेट्रोल रेट क्या है कि पंजाब से लेके आते थे सस्ता पड़ता था, या कहीं राजस्थान से ले रहे थे जो महंगा पड़ रहा था। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं, 2022 को 2023 को, तो सूचकांक प्राप्त करते हैं। आप ये बता देते कि कितना प्रतिशत बढ़ा और कितना प्रतिशत घटा है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला चाहिए होता है। अगर मान लीजिए आप सन 2000 को एक छोटे से एग्जांपल के साथ कंपेयर करो, सन 2000 को 2003 के साथ में, हम पेट्रोल को लेके बात कर लेते हैं। पेट्रोल को लेके बात करते हैं।
यहां पर तो हम मूल्य की बात करते हैं कि 2000 में मूल्य कितना था, 2003 में मूल्य कितना था, और खपत हमारी कुछ ऐसी थी। ये 3 कॉलम बनने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा कि खपत हमारी सन 2000 के अंदर जो खपत थी, सन 2000 के अंदर जो हमारी खपत थी, वो खपत थी, मान लीजिए कि 20 लीटर थी, कि जी 20 लीटर हमने तेल फूंका था केवल। रेट था उस समय 40 रुपए रेट था। आजकल वो रेट 2023 में चल रहा है, 2003 में चल रहा है, वो 50 रुपए लीटर प्रति लीटर। अब वो ये कहता है कि 2002 को आधार वर्ष मानते हुए 2003 का सूचकांक बताइए। आपकी लाइन ऊपर गई है कि नीचे गई है, ये बताना है। तो इस केस के लिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या यूज करना वो देखिएगा, आपके सामने आता है कि सिग्मा, फॉर्मूला बना रहता है, हाँ, जो आधार वर्ष होता है उसको हम बोलते हैं P0, और जो आगे का जिसका वर्ष का सूचकांक निकालना उसको हम बोलते हैं P1, और जो खपत होती है उसको हम Q0 बोल देते हैं, या सिर्फ Q बोलिए। तो आपको मान बताने के लिए क्या करना होता है, सिग्मा P1 इंटू Q, और फिर उसके बाद में सिग्मा P0 इंटू Q। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है अपने पास में। तो आपको पहले P1 इंटू Q करना है। तो P1 इंटू Q, तो आपने क्या किया, 50 का गुणा 20 से किया, तो यहां से कितना मान प्राप्त हो रहा है, 1000। इसी प्रकार से 40 का गुणा 20 से किया, कितना आ रहा है अपने पास में, 800। सूचकांक आप बताने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, 1000 बटे में 800। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो यहां से प्राप्त हो गया 8 एकम 8, 2 जीरो, 8 दुआ 16, और 8 पंजे 40, 1.25%। 1.25% आपको क्या प्राप्त होता है, सूचकांक प्राप्त होता है, केवल इतना सा काम। तो मतलब आपको आगे के वर्ष के साथ में लेते हुए पिछले वर्ष को जब कंपेयर करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, सूचकांक प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको वहां पर चाहिए मूल्य, और उसके साथ में चाहिए आपको क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट कितना है, पिछले साल कितना था, अब के बार कितना है, तो इस चीज को देखते हुए सूचकांक प्राप्त करना है। और सूचकांक के लिए आपको केवल और केवल इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें 3 बातें आ रही है। P1 क्या है, वर्तमान समय, मैं लिख देता हूं, P1 क्या है, वर्तमान मूल्य। P0 क्या है, आधार समय की मूल्य दर। Q क्या है, उपभोग मात्रा। ये 3 बातें P0, P1 और Q तीनों मिलते हैं तो आपको सिग्मा के साथ फॉर्मूला बताया गया। फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको सूचकांक प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे इस पे 1-2% लेके चलते हैं अपने पास में। कि 2005 एक सेकंड, कि 2005 के लिए निर्वाह खर्च सूचकांक क्या है, ये हमें बताना है। कंपेयर किससे करोगे, 2004 से। अब थोड़ा ध्यान से, 1% अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी तरफ से देखिए, मैं कर रहा हूं। 2004 जो है वो किसका मान होगा, P0 का मान होगा। ये किसका मान है, P0। ये किसका मान है, P1। ये मात्रा किलोग्राम किसका मान है, Q का। तो सबसे पहले आप क्या पता करे हो, P0 इंटू Q, ये कॉलम पता कर रहे हैं। फिर आप क्या पता करेंगे, P1 इंटू Q, ये कॉलम पता करो पहले, तो इसके बिना काम बनेगा नहीं।
P10 का मतलब है इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 8 दिया 24 240, 12 दुआ 24 फिर 240, 10 दया 100, 7 दुआ 14, 5 दिया 15 150। इसका जोड़ भी चाहिए क्योंकि सिग्मा P0 इंटू क्यू अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहां से हुआ 0, 12 5 17, 3 4 7 और एक 8, 870। 12 5 17, 4 4 8, बिल्कुल ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने P1 इंटू क्यू। P1 इंटू क्यू का मतलब है P1 का गुणा क्यू के साथ, P1 का गुणा क्यू के साथ, P1 का गुणा क्यू के साथ, P1 का गुणा क्यू के साथ। तो पहला हो गया 300। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग जी। बस थोड़ी देर का और बात है, उसके बाद में गुड आफ्टरनून गुड नाइट बोल दीजिएगा, होने वाली है क्लास। 24 का गुणा 20 से 24 दो 48, 480। सॉरी 10 का गुणा करना था। 10 का गुणा 30 से किया 300। 15 का गुणा 20 से किया 15 दुआ 30, 300। 25 का गुणा 10 से किया 250। 2 का गुणा 2 से किया 200। और 6.5 का गुणा 3 से किया तो पॉइंट गया उधर आगे। 65 का गुणा 3 से करेंगे अपने पास में, तो 65 5 दिया 15, 6 18 और 1 19, 195। अब जोड़ करते हैं। ये हो गया 5, 9 और 5 14, 1, 6 6 12, 1245। चेक कीजिएगा मैंने सही लिखा है क्या। अब अपने से क्या पूछा है अपने पास में, ये जो मान प्राप्त हुआ है वो किसका प्राप्त हुआ है, ये जो मान प्राप्त हुआ है सिग्मा P1 इंटू क्यू का। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सूचकांक पूछा जा रहा है। सूचकांक बताने के लिए आपने फॉर्मूला क्या यूज किया है, सूचकांक के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास में, सिग्मा P1 इंटू क्यू बटे में सिग्मा P1 0 इंटू क्यू। और अब P1 का रिजल्ट कितना आ रहा है 1245, और यहां से कितना आ रहा है 870। कीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा। वन 1.43। उज्जवल शर्मा, आपको एक चीज का और जानकारी होना चाहिए, क्या मैंने 100 कहीं नहीं लगाया क्या गुणा में, इंटू 100 और लगाइए आप, इंटू 100 और लगा दीजिए, क्योंकि सूचकांक प्रतिशत पे होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। पीछे भी नहीं लगाया, अपने लगा देते हैं, तो ध्यान दिया नहीं मैंने इस बात को, नहीं लगावा, इंटू 100। ठीक है, अब आइए आगे। इंटू 100 करेंगे तो आपने रिजल्ट बताया 1.43। हाँ, तो आपके आ जाएगा कितना 143 पॉइंट समथिंग, जो भी आपका आंसर है आपके पास में 143 पॉइंट समथिंग। हाँ बिल्कुल, 100 आपने क्या, मैंने भी नहीं लगाया। ठीक है, 143 पॉइंट समथिंग आएगा अपने पास में, क्योंकि सूचकांक का मतलब सिर्फ इतना सा कि अब आधार, अब वर्तमान समय के अंदर पिछले वर्ष से जब कंपेयर करते हैं तो आपके कितने मूल्य वृद्धि हुई है और कितनी मूल्य वृद्धि की कमी हुई है, बात सिर्फ इतनी से। उसके लिए हमें क्वांटिटी भी चाहिए और उसके लिए हमें रेट भी चाहिए। वर्तमान रेट को पिछली क्वांटिटी से गुणा करेंगे और आधार वर्ष को पिछली क्वांटिटी से गुणा करेंगे, दोनों कॉलम का जोड़ करेंगे, आधार वर्ष का वर्तमान वर्ष में भाग देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने। ये बात हुई मेरी तरफ से सूचकांक बताने की।
अब 1% आप गुणा भाग करके जल्दी से दीजिएगा, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न। पॉइंट लगा रखे लेकिन सारे आंकड़े पॉइंटों में है नहीं। P0 इंटू क्यू और P1 इंटू क्यू, ये पहले पता कर लो। साथ साथ में लिखते जा रहा हूं, बिना बोले। ये मत कहते ना गुरुजी आवाज गई, बोल नहीं रहा मैं। 1296। रेड मार्क कर देता हूं, आपको अंदाजा रहे कि इसका गुणा इसके साथ किया। P1 के लिए हम इनका गुणा इधर करें। चेक करना, मैंने आंकड़े से लिखे हैं, आपने लिखे हैं, मेरे लिखे, मिलान कर लो। जोड़ भी कर लेते हैं अपने। ब्लू वाला मैंने बता दिया, ये मान है अपने पास में P1, ये मान है P0, ये मान है अपने पास में Q का। यहां से हो गया 8, 10 10 20 20 26 2, 12 2 14, 12 4 14 सॉरी, 10 2 12 2 14 15 2 17, 2768 मेरा इधर आया है। यहाँ पर भी हम जोड़ चेक कर लेते हैं। ये हो गया 2, 4 और 1 हो गया 5, 4 4 8 2 10, 1052। चेक करो सही है तो। 148 कहाँ लिखा है मैंने? लास्ट वाले में। देखो 48 148 आ रहा है तब जब अपना 37 का गुणा 4 से कर रहे हैं अपने। ये 148 तो ठीक लगा। अच्छा 37.5 है, सॉरी, ठीक 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 ठीक। आधा आधा और जोड़ना है ना, 150, अब ठीक हो जाएगा। मैंने केवल 37 पढ़ा, 37.5 था, तो ये हो गया 150, तो 2770 हो जाएगा, है ना? अब बताओ और कहीं त्रुटि है तो। ठीक है, 150 आ गया। 2770 तो ठीक है, लेकिन आपका दिनेश पहला जोड़ आपने इक्वल क्यों नहीं आ रहा? 2 हुआ, 6 4 10,
यहां से अपने पास में जोड़ देखें, 2, 6 4 10 और 1 11, 1 10 11 12 12 और 8 है 20, 2012 आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, P10 ठीक है, 2012। अब हमें क्या चाहिए? सूचकांक। सूचकांक चाहिए तो अपने को क्या करना है? 2770 में भाग देना है किसका? 2012 का। 2001 पे गया तो बचा 770, और 7 अगर हम बात करें तो 700 आएगा 2 3 पे, तो 13 अपने को तो प्राप्त हो चुका है। अब 13 का मतलब आ गया आपके पास में 137, बिल्कुल ठीक, 137.67। मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि 13 तो आ चुका था मेरा भी। आगे आपका रिजल्ट आपको भाग देने पे पता चलना था। 137.67 प्रतिशत क्या प्राप्त हुआ? सूचकांक। और ये खतरनाक वाला सूचकांक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इनटू ये लगा दिया 100। ये है जन्म दर मृत्यु दर। बड़ा अजीब तरह का प्रश्न। क्यों? क्योंकि हमने, अगर आपने किया है उस समय 10th तो आपने पढ़ा है, अदरवाइज ये चैप्टर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पढ़ते। गिनती के 1 या 2 एग्जाम हैं जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर पूछा जाता है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले 1% को हमने आज कवर किया। जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, जन्म दर या शिशु दर, इसी प्रकार से विशिष्ट मृत्यु दर, और तीसरा अपने पास में जो पढ़ा था मानक मृत्यु दर, और चौथा आपने पढ़ा क्या है? सूचकांक। बताइए जी, क्लियर है? तो इतना सा आज का चैप्टर था। इस पे बनी प्रैक्टिस शीट जो बुक के माध्यम से ही है वो मैं स्कैन करके आपको उपलब्ध करवा देता हूँ इसी के अंदर ही, आप उसे करके देख लीजिएगा। ज़्यादा पर्सन ही 5, टोटल मिलाकर 10 से 15% आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और इन्हीं के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म होता है। छोटा सा पॉइंट माध्य विचलन पहले कर लेंगे, फिर अपना ज्यामिति भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने। आइए फिर मोनू, जब आपने बात उठाई ली, वैसे तो अलग चैप्टर पे जा रहे हैं, आप भी बताइए घन के विकर्णों की बात करें। मैं उस बात पे थोड़ा सा साइलेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये बड़ा विवाद का प्रश्न बन रहा है। घन का जो विकर्ण है वो बड़ा विवाद का प्रश्न बन रहा है थोड़ा सा। ऑफिशियल तो कहीं आंसर मिलेगा नहीं अपने को, है ना? और सब अपने अपने अनुभव से बताएंगे, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। पॉइंट ए से क्या हमें ये विकर्ण प्राप्त होगा क्या? अगर ये हमारा पॉइंट ए, बी, सी, डी है, और ये हमारा पॉइंट ई, एफ, जी और एच है, तो एक विकर्ण ए ई मैं हटाऊंगा साथ साथ, इसलिए बताते रहना। सहमत हो आप? क्या ए पॉइंट से कोई और विकर्ण बनेगा? ए पॉइंट से कहीं नहीं, बी तक नहीं जा सकते, सी नहीं जा सकते, डी। कुछ विद्वान साथी क्या करते हैं, मैंने देखा इस चीज को, तो उन्होंने क्या बता रखा था, ए को सी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया। ए को सी से मिलाने से आपको विकर्ण तो प्राप्त हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इसका एक फलक बाहर निकालेंगे तो वर्ग आएगा? और ए को सी से मिला दिया, तो मुझे बस इतना सा बताने के ये विकर्ण वर्ग का है कि घन का है? क्योंकि घन का मतलब है सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी है, तो अधिकतम लंबाई की छड़ छत में कैसे अटका दोगे आप? तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये किसी एक फलक का विकर्ण है, घन का नहीं है। जो कोई विद्वान साथी ये बता रहे उसको तो काट दो, ये विकर्ण नहीं है। तो हमने एक पॉइंट ए से ई तक लिया है। क्या इसके अलावा कोई और विकर्ण? आप बोलेंगे जी नहीं संभव है। हमने एक पाइप ले रखी है जो अधिकतम लंबाई की, हम मान के चलते कि हमारे कमरे में वो 20 फीट की पाइप आनी है, तो 20 फीट की पाइप हमने एक बार ऐसे लगा दी। फिर हमने कहते हैं यार ये कोना सही नहीं, कोना बदलते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोना बदल लेते हैं। कोना बदलेंगे तो हमने वो पाइप लगा दी बी पे। अब बी से वो नीचे देखो, एक ऊपर का कोना और एक नीचे का विपरीत कोना पकड़ते तब विकर्ण प्राप्त होता है। तो आपने एक और कोना पकड़ा तो आपके पास में आ गया बी एफ। सही नहीं है क्या? ये भी विकर्ण प्राप्त हुआ अपने को। अब उसके बाद में ये हमारा दूसरा विकर्ण है। अब इसी प्रकार से हम आते हैं सी पे, चलते हैं।
अब आ जाते हैं, ये दूसरा विकर्ण क्या था, बी एफ। अब आ जाते हैं तीसरा विकर्ण, सी से भी चलते हैं। सी से क्या सी जी नहीं होगा क्या अपने पास में? एक ऊपर वाला कोना और एक दूसरी साइड का नीचे वाला कोना होना एक विकर्ण बनता है। तो सी से जी तक जाएंगे, सी आगे वाली दीवार पे है, जी पीछे वाली दीवार पे है, सी ऊपर है, जी नीचे है, तो हमारा एक विकर्ण प्राप्त हुआ सी जी। सी जी, इसको तो उड़ा दो, ये तो गलत है। उसके बाद में हम चलते हैं डी पॉइंट पे आ जाते हैं। हम डी पॉइंट से भी क्या एक विकर्ण नहीं प्राप्त करेंगे, डी से लेके एच तक, तो हम डी से लेके एच तक एक और विकर्ण प्राप्त करते हैं। ये भी हुआ, विकर्ण मिले 4। अब आइए अपने नीचे पॉइंट को पकड़ते हैं। अब अगर हम एफ को पकड़ के चलते हैं तो क्या एफ, अब ऊपर के पॉइंटों को पकड़ा, अब नीचे पॉइंट को पकड़े, क्या एफ से बी तक जाना एक विकर्ण है? तो प्राप्त कर चुके। ई से ए तक आना एक विकर्ण, जो कि आप प्राप्त कर चुके हैं। और एच से डी तक आना एक विकर्ण, जो कि आप प्राप्त कर चुके हैं। जी से सी तक जाना एक विकर्ण, जो कि आप प्राप्त कर चुके हैं। तो इसका मतलब वो एक पाइप है। क्या आप उस चारों कोनों को एक बार इस कोने से पकड़ लगा दिया, एक बार इस कोने से लगा दिया, एक बार इस प्रकार से कोने लगा दिया और एक बार इस प्रकार से कोने, चारों कोनों से उस दीवार को लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये आपके पास में बताओ कुल विकर्ण कितने प्राप्त हुए? 4। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूँ मनु, कल आपने मेरे के साथ व्हाट्सएप पे कहा था, पर मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि मैंने विकर्ण आंसर तो उस भी नहीं समय बताया, ना मैंने ग्रुप में बताया, पर मैंने ये जरूर कहा था कि मैंने बताया नहीं है कहीं पे भी ऐसा। मैंने कभी नहीं कहा आज तक कि घन के एक ही विकर्ण होता है, 2 होता है, 3 होता है। हमने कहा था घन में विकर्ण प्राप्त होता है, और विकर्ण का फॉर्मूला हमने a√3 याद किया था। कितने विकर्ण पर कभी बात हुई नहीं थी, हमने कभी किया ही नहीं था। तो आज पहली बार आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं, इस बार प्रश्न का, और इसमें विकर्णों की संख्या 4 ही होगी। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अपने कल नए चैप्टर के, कल मतलब सोमवार को, फ्राइडे है, 2 दिन ऑफ रहेगा। तो आप इतना ही, मिलते हैं अपने कल। और ये इसके एक्सरसाइज में आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा आपको रूम वीडियो के बिल्कुल साथ में ही। धन्यवाद।